पहले ये बताओ मैं किस नेता के लिए लड़ रहा हूँ? जो सांसद बनेंगे, कौन सांसद हो सकता है? ये आप आप कह रहे हैं कि वो सांसद बनेंगे, कोई भी सांसद बन सकता हो सकता तुम भी बन रहे हो। अगर मैं लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं तो क्या दिक्कत? मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं या मेरे साथी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे के सारे मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश को बचाने की। इस लड़ाई का लाभ किसको होगा, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा मतलब इससे है कि ये देश बच जाए, इस देश की जनता बच जाए, इस देश के इसको 40 करोड़ नागरिकों को उनका अधिकार मिल जाए, इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को उनका अधिकार मिल जाए। हमारी लड़ाई ये है। कौन इससे एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, क्या होगा, इससे नहीं। हमारा काम ये नहीं है ये देखना कि कौन एमपी बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन एमएलए बनेगा। हमारा काम है कि देश बच जाए, देश की जनता बच जाए, लोगों को उनका हक मिल जाए, और जो गंदगी फैली है वो गंदगी साफ हो जाए, और इस देश में चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो जाए। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी जो अनुच्छेद 324 के तहत उसको दी गई है संविधान के माध्यम से, उसको ईमानदारी से निभाए। ये हमारा काम कि आने वाले 2000 चुनाव में इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो मोदी जी ये दाना डाल रहे हैं कि मछली को पकड़ना होता है ना तो दाना डालते हैं, तो ये भारत रत्न के रूप में जो दाना डाला गया है, और जिन ने ये दाना चुग लिया है, उसके बाद में क्या होता? मछली को पकड़ने के बाद क्या होता? मछली को पकड़ने के बाद काटा जाता है और फिर खाया जाता है। आने वाली पार्टियों का यही होगा भविष्य। आप देखना, ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन है कौन? इलेक्शन कमीशन इस देश की जनता का नौकर है, सिंपल। और नौकर को इतनी समझ होनी चाहिए कि जनता जो मालिक है वो जैसे कह रही है नौकर उस तरह से काम के। अगर उसे नहीं है इतनी समझ तो जनता समझा देगी, अच्छी तरह समझाना जानती है। बहुत कॉल आ रही है, मतलब अब तो गिनती नहीं है। देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से नहीं, अब तो गाँव से कॉल आ रही है, गाँव से कॉल आ रही है। इतनी कॉल आती है तो बहुत कॉल। लोगों का रुख क्या रहता है? लोगों का रुख बिल्कुल साफ है, लोगों का रुख बिल्कुल साफ है। लोग साफ करें कि किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। आप पूरी तरह से जमे रहिए, हम पूरी तरह से साथ हैं, और हम जनता का हुक्म मानते हुए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक पार्टियों, हालांकि वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही हैं, उन्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो हम अपना काम छोड़ेंगे नहीं। वो उनका काम है, वो करें ना करें, हम अपना काम करें। पर्दे के पीछे से किसी का समर्थन, सपोर्ट नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। जो होगा आगे बताएंगे। ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा 2024 में। मान लिया जाए फाइनल फैसला 100%। मैं तो बोल चुका हूँ आपको, 100% ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा 2024। तो मान लीजिए तो क्या होगा? ईवीएम से चुनाव होगा ही नहीं, मान के लूं, मुझे मालूम है ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। जनता ये तय कर चुकी है, और जनता ने जब तय कर लिया तो फिर उसके आगे कुछ नहीं। बैलेट से होगा तो मोदी तीसरी बार आ पाएंगे? मोदी की तो अपनी जमानत नहीं बचेगी। अपनी जमानत? हाँ, मैं कह रहा हूँ मोदी जी की अपनी जमानत नहीं बचेगी, जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां, करोड़ों फर्जी वोटें हैं, डुप्लीकेट वोटें हैं, करोड़ों वोटें काट दी गई हैं, और करोड़ों वोटें जो नए बच्चों की हैं 18 से 19 साल की, वो बनाई नहीं गई। नए वोटर जितने जुड़ने चाहिए वो उतने जुड़े नहीं हैं, जबकि मतलब लगभग 4 करोड़ जो हैं 18 से 19 साल के वोटर जो हैं वो जुड़ने चाहिए थे, लेकिन जोड़े गए 1 करोड़ 30 लाख के आसपास ही। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, लेकिन इतने ही के लगभग है। थे कि दलित और मुसलमानों के वोटर जो थे उनके नाम हटाए गए। मैंने तो आपको बताया, बाकायदा 2019 में उठाए गए। एक में उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हैदराबाद के सज्जन, उन्होंने बाकायदा जो है बताई, उन्होंने डिटेल बताई कि 5 करोड़ जो मुस्लिमों को और 6 करोड़ दलितों के वोट काटे गए। बाकायदा उन्होंने फिगर दी, और ये एनडीटीवी इंडिया पर रवीश कुमार जी ने उठाया, द वायर पे भी उठाया, सब कुछ हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं 400 पार इस बार। कौन से? बीजेपी कह रही है। कहने से क्या होता है, जो मन में आए कह लो। 400 पार, 500 पार, 600 पार, जितने पार करने कर लो। पार बोलने में क्या, 400 370 पार उन्हें मालूम है, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है, इसलिए वो ये कह देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि 400 पार। और हम ये कह रहे हैं कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट रूप से कराइए, उसके बाद पता लग जाएगी कितने पार होंगे और कौन पार होगा भी या कौन डूब जाएगा। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? आप सिर्फ पीसी कर लेते हैं। अरे तुम्हारी वजह से कैसे नहीं करते हम, वैसे कैसे करते हैं? क्या हम गोवा नहीं गए? क्या हम लखनऊ नहीं गए? क्या हम पंजाब नहीं गए? क्या हम आगे नहीं जा रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। ऐसी बनता है जन आंदोलन। और दिल्ली में हम 25 तारीख को कर रहे हैं, हमने उसमें काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया। हमने कल ही की, अगर बात मैं कहूँ तो 5 मीटिंग मैंने की है, खुद मैंने की है 5 मीटिंग कल की। हमारे अलग अलग साथी अलग अलग इलाके में हम लोग मीटिंग। क्यों गाँव देहात नहीं है? गाँव देहात नहीं है। लखनऊ में जाएंगे तो गाँव नहीं पड़ते हैं रास्ते में,
आप वहाँ से जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए, हम सारा सब कुछ है। और अभी इतनी ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है मार्च के पहले सप्ताह में गोवा में, आप सोच नहीं सकते। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। और 190 वहाँ पे पंचायत हैं, उन सब तक आंदोलन पहुंच चुका है और सब इकट्ठे हो गए। बहुत जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है। तोड़ना भी शुरू कर दिया। तब आप इसी से समझ लो आप कि लोग मशीन अगर तोड़ना शुरू कर दिया तो आंदोलन कहां तक पहुंच रहा है। नहीं, मैंने तो आपको कह दिया कि भाई कोर्ट को जो संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जिस पर इस देश के नागरिकों की बहुत बड़ी आशाएं टिकी हैं, आज निश्चित रूप से जो आदेश हुआ है उससे निराशा जरूर हासिल हुई है। क्योंकि सारे सबूत होने के बावजूद और सारा का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, चाहे आरटीआई के माध्यम से दिया गया हो और चाहे उन्होंने अपने जवाब में दिया गया हो, वो सारा डाटा अवेलेबल था रिकॉर्ड पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डाटा को देखने की भी जहमत नहीं समझी और जो सवाल उसने पूछे थे उन सवालों का जवाब भी नहीं आया। और उसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया उसी को एक्सेप्ट करके पिटीशन डिसमिस कर दी। निश्चित रूप से आगे की रणनीति बहुत साफ है। हम लोग इस बात को सबूतों के साथ लगातार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उठाएंगे, जनता के सामने रखेंगे। अगर देश की सर्वोच्च अदालत सुनने को तैयार नहीं है तो जनता की अदालत सुनेगी। क्योंकि ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी है, जब 4 जजेस 2018 में सामने आए निकल के और उन्होंने कहा कि भैया लोकतंत्र देश का खतरे में है, तो वो इसीलिए आए क्योंकि अदालतों से भी कुछ होने वाला नहीं है। तभी उन्होंने जनता के सामने बात रखी और जन आंदोलन इस देश में हो सके ऐसी उनकी इच्छा रही है। एक कहावत सुनी आपने, एक कहावत यह है कि एक बुजुर्ग जो है पेड़ लगा रहे थे, पौधा लगा रहे थे, पेड़ नहीं पौधा लगा रहे थे। तो एक ने पूछा कि आपकी उम्र जो है अब इतनी है, कितने साल जिएंगे? 2, 4, 6 साल। सो आपके इसके लगाने का फायदा क्या, आप तो इसके फल भी नहीं खा पाएंगे। तो पता उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया, ये ठीक है कि मैं इसके फल नहीं खा पाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो फल खाएगी, वो तो इसका स्वाद लेगी, वो तो इसका लाभ लेगी। सो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ये काम है। कौन कह रहा है कि विपक्ष नहीं बचेगा? विपक्ष का मतलब क्या है? यानी विपक्ष का मतलब ये है कि जो गलत हो रहा, एकजुट नहीं है सर विपक्ष। कौन कह रहा है एकजुट नहीं है? अभी देखा, क्या देखा मैंने? क्या देखा बिहार में? बिहार में बिल्कुल एकजुट है। जयंत चौधरी चले गए तो जाने दो, अगर नीतीश कुमार चले गए तो जाने दो। अगर ये छट रहा है, यानी जो गंदगी है वो अगर छट रही है तो इसमें अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? विपक्ष पूरा एक साथ में है। अगर 28 पार्टियों में से 2 लोग चले गए, सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं 2 लोगों को होगा, उन्हीं दोनों पार्टियों को होगा। आप देख लेना, मेरी बात लिख लेना। 2 याचिका हैं, एक तो एडीआर की जो डिसाइड नहीं हुई, उम्मीद भी बहुत ज्यादा नहीं है, और दूसरा मामला जो है वो एक और पिटीशन जो उनकी पड़ी हुई है नरेंद्र मिश्र साहब की, जो मध्य प्रदेश को लेकर है, वो भी इसी तरह की वो चीजें हैं। सो ये दोनों ही पिटीशन है, अभी तक तो बाकी और तो है नहीं। देखिए, किसानों को जो रोका जा रहा है ये सबसे दुखद घटना है। किसानों को रोकने का मतलब आप इस देश के अन्नदाता को ही नहीं, अन्नदाता का अपमान तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों को भी कुचल रहे हैं। इससे भी गंभीर जो समस्या है वो ये समस्या है जो हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय ने जो एक आदेश जारी किया है, और उस आदेश के बाद पुलिस जिस तरह से जाके गांव-गांव में लोगों को धमका रही है, लोगों को डरा रही है और घर में घुसकर धमकी दे रही है। अगर आपने किसान आंदोलन में भाग लिया तो आपका जो बच्चे हैं या जो भी हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, और आपका व्हीकल, गाड़ी, कार हो चाहे ट्रैक्टर हो, उनको जब्त कर लिया जाएगा, और आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई खत्म कर दी जाएगी। ये जो जिस तरह की सारी चीजें धमकी दी जा रही हैं, ये सबसे गंभीर है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न तो अब से बहुत पहले दे देना चाहिए था। ये आज ही क्यों दिया है? ये उस कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए, इस देश के किसानों को भ्रमित करने के लिए, और पूरी की पूरी तरह से राजनीतिक स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है इसके माध्यम से, और उसमें वो सफल हो गए कि उन्होंने एक पार्टी को तोड़ लिया, एक पार्टी के लीडर को तोड़ लिया। यही इसी में है ना सर सब कुछ। बड़ा खुश है, दिल्ली में गुड़ बांट रहा है। बहुत अच्छी बात है, गुड़ के साथ में चने भी बांटो, क्या दिक्कत है भाई? बर्फी बांटो, लड्डू बांटो, बालूशाही बांटो, जो बांटना बांटो, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बात यह है आप ये सब बांटो, पर वोट बहुत बहुत समझ के देना। क्योंकि आदरणीय, मैं कहूं कि स्वर्गीय
चौधरी चरण सिंह साहब ने, जब ये बीजेपी नहीं थी, इसके पहले ये जनसंघ कहलाती थी, उसके खिलाफ ये कहा था कि ये लोग किसी भी गांव में घुस नहीं जाएं, ये कहा था उन्होंने। और वो कभी भी इनके पक्ष में नहीं थे, जिस तरह से देश में नफरत फैलाते हैं। आज उनको दिया जा रहा है, अच्छी बात, उनको दिया गया, वो डिजर्व करते हैं। वाकई में किसान नेता थे, वो गरीबों के नेता थे। लेकिन इस सब के लालच में अगर आप वोट भी उनको देंगे, तो फिर इसको दोहरा रहा हूं कि ये ऐसे ही है कि आप मछली को फंसाने के लिए जो चारा डालते हैं, उस चारे को अगर आप निगल गए तो आपका खात्मा होना ही होना है। जयंत का क्या भविष्य है सर, जयंत का? तो जयंत बताएंगे उनका भविष्य क्या, मैं क्या बताऊंगा। किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे किसान दिल्ली। और अगर किसानों के रास्ते में रुकावट लगाई जाएंगी तो किसान इसका माकूल जवाब देंगे, मुझे पक्का विश्वास है।